वेलकम बैक। वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी टेस्ट नंबर 310। चलिए स्टार्ट करते हैं। फोकस है प्रीलिम्स समसामयिकी पर। तो आज हो गई है 4 मई 2020 और क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत भाषाई आधार पर भारत संघ के भीतर राज्यों के लिए सीमाओं को परिभाषित किया गया था और 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया और 1 मई 1957 को महाराष्ट्र और गुजरात दो स्वतंत्र राज्यों के रूप में अस्तित्व में आए। तो फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, ये तो सभी को पता होगा। तीसरा वाला गलत है क्योंकि 1 मई 1957 को नहीं बल्कि 1 मई 1960 को गुजरात, महाराष्ट्र और गुजरात जो है दो स्वतंत्र राज्यों के रूप में अस्तित्व में आए। इतनी चीज़ें तो आपको देखिए डेट के साथ पता ही करनी पड़ेगी अगर आप यूपीएससी सिविल सेवा या पीसीएस की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो कि कौन सा राज्य कब अस्तित्व में आया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड को एलिमिनेट कर दीजिए तो सी हो जाएगा, केवल 1 और 2। तो क्यों पूछा गया है प्रश्न? देखिए, हाल ही में 1 मई 2020 को भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने गुजरात और महाराष्ट्र के लोगों को उनके राज्य दिवस पर बधाई दी है। कब था? 1 मई को। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत भाषाई आधार पर भारत संघ के भीतर राज्यों के लिए सीमाओं को परिभाषित किया गया था। इसके परिणाम स्वरूप 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। इस अधिनियम के तहत बॉम्बे राज्य का गठन मराठी, गुजराती और कच्छी एवं कोंकणी भाषी लोगों के लिए किया गया था और 1 मई 1960 को महाराष्ट्र और गुजरात राज्य स्वतंत्र राज्यों के रूप में अस्तित्व में आए और भारतीय संविधान के तहत गुजरात भारतीय संघ का 15वां राज्य बना। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसान सभा ऐप के संदर्भ में विचार करना है। तो देखिए, इस ऐप का लक्ष्य है किसानों को सबसे किफ़ायती एवं समय पर लॉजिस्टिक सहायता प्रदान करना तथा बिचौलियों के हस्तक्षेप को कम करके उनको सीधे संस्थागत खरीदारों के साथ जोड़कर उनके लाभ को बढ़ाना। यह उन लोगों के लिए भी मंच प्रदान करता है जो सीधे किसानों से उनकी उपज को खरीदना चाहते हैं। इसे नीति आयोग ने विकसित किया है। देखिए, पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा गलत है। इसको नीति आयोग ने नहीं बल्कि CSIR और CRI ने विकसित किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2। तो देखिए, हाल ही में देश के दूर दराज के इलाकों में आपूर्ति श्रृंखला एवं माल परिवहन प्रबंधन प्रणाली से किसानों को जोड़ने के लिए नई दिल्ली स्थित CSIR केंद्रीय सड़क सुरक्षा संस्थान मतलब CRI ने किसान सभा ऐप विकसित किया है, इसलिए गलत है, तीसरा वाला नीति आयोग नहीं है। यह जो पोर्टल है वो कृषि से संबंधित प्रत्येक इकाई के लिए एकल स्टॉप के रूप में कार्य करता है क्योंकि वे किसान जिन्हें फसलों की बेहतर कीमत की आवश्यकता है या मंडी डीलर जो अधिक किसानों और ट्रक ड्राइवरों से जुड़ना चाहते हैं उन सब के लिए मददगार साबित होगा ये। अब देखिए, यह उन लोगों के लिए भी मंच प्रदान करता है जो सीधे किसानों से उनकी फसल को खरीदना चाहते हैं। यह ऐप कोल्ड स्टोरेज या गोदाम कारोबार से जुड़े लोगों के लिए भी उपयोगी साबित होगा। तो CSIR ने विकसित की है किसान सभा ऐप, न कि नीति आयोग ने। क्वेश्चन नंबर 3 है, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान CRRI के संदर्भ में विचार करना है। अब देखिए, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान CRRI वर्ष 1952 में स्थापित एक राष्ट्रीय प्रयोगशाला है। यह वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के एक घटक के रूप में सड़कों एवं रनवे के डिज़ाइन, निर्माण तथा रखरखाव इत्यादि पर अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को पूरा करता है। तो बिल्कुल करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, इसके बारे में सी हो जाएगा इसका उत्तर। तो देखिए, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद और केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान यानी CSIR और CRRI। अब इनमें देखिए, CSIR और CRRI वर्ष 1952 में स्थापित एक प्रमुख राष्ट्रीय प्रयोगशाला है। यह वैज्ञानिक तथा दोनों की बात हो रही है, यह वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के एक घटक के रूप में सड़कों एवं रनवे के डिज़ाइन, निर्माण, रखरखाव, मेगा एवं मध्यम शहरों के यातायात और परिवहन की योजनाओं आदि पर अनुसंधान एवं विकास
परियोजनाओं को पूरा करता है? देखिए ये जो है ना, इतना जो बोला ये CRRI के बारे में है। CRRI का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट जो वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के घटक के रूप में भी कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में समाचारों की सुर्खियों में रहा हिजबुल्लाह क्या है हिजबुल्लाह? ईरान द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया उपग्रह नहीं है, वो तो नूर है। कजाकिस्तान द्वारा विकसित किया गया कोई प्रथम मिसाइल सिस्टम प्रणाली, ये भी नहीं है। सीरिया का एक उग्रवादी समूह जिसे आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है। देखिए, आतंकवादी संगठन तो घोषित किया गया है इस समूह को, लेकिन ये सीरिया का नहीं है। ये कहाँ का है? लेबनान का एक उग्रवादी राजनीतिक शिया मुस्लिम समूह है, जिसको जर्मनी ने हाल ही में आतंकवादी संगठन घोषित किया है। तो देखिए, हाल ही में जर्मनी ने ईरान समर्थित हिजबुल्लाह गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाते हुए एक आतंकवादी संगठन इसको घोषित किया है। हिजबुल्लाह क्या है? लेबनान का एक उग्रवादी राजनीतिक शिया मुस्लिम समूह है। हिजबुल्लाह, जिसका अरबी भाषा में नाम पार्टी ऑफ गॉड है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1982 में प्रथम इजराइल लेबनान युद्ध के बाद हुई थी। वर्तमान में इस समूह के सीरिया और ईरान के साथ राजनीतिक तथा सैन्य संबंध हैं और इसे USA एवं अन्य पश्चिमी देशों द्वारा आतंकवादी समूह के रूप में नामित किया गया है। इस तरह के प्रश्न UPSC के फेवरेट हैं, याद रखिए इनको। अब देखिए, यह मुख्य रूप से दक्षिणी बेरूत, दक्षिणी लेबनान और बेका घाटी के सिया बहुल क्षेत्रों में विस्तृत है। इस समूह की स्थापना 1979 में हुई थी। इसकी स्थापना में ईरानी इस्लामिक क्रांति ने अहम भूमिका निभाई थी और वर्ष 1982 में लेबनान पर इजराइल द्वारा आक्रमण के दौरान इसे ईरान से सैन्य सहायता मिली थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, अक्सर समाचारों में रहने वाली स्पेस एक्स और बोइंग क्या हैं स्पेस एक्स और बोइंग? नासा का कोई अंतरिक्ष स्टेशन है क्या? देखिए, ये तो नहीं है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है क्या? ये भी नहीं है। पृथ्वी की कक्षा के लिए सैटेलाइट बनाने वाली कंपनी है, लेकिन ये काम नहीं करती। अंतरिक्ष टैक्सी प्रदाता है ये एक तरह से। क्या है ये? आजकल ये नासा के अंतरिक्ष टैक्सी प्रदाता बने हुए हैं। मतलब कैसे? मान लीजिए मैं हूँ अमेरिका, या मैं हूँ ईरान, या मैं हूँ इसरो। मैंने एक सैटेलाइट बनाया, सैटेलाइट तो बना दिया, लेकिन अब मेरे को एक तेज़ फास्ट रॉकेट चाहिए, या कोई ऐसा साधन चाहिए जो इसको धरती से उड़ाकर अंतरिक्ष में ले जाए और वहाँ इसकी कक्षा में छोड़ दे और ये ग्रेविटी के अंदर पाके वहाँ स्थापित हो जाए। तो ये सब चीज़, ये जो साधन बनाया ना उसने, टैक्सी जो ऊपर लेके जाती है आपको। अब मान लीजिए कॉलेज जाना हो जैसे, तो मेट्रो का यूज़ करते हैं ना, या फिर कैब का यूज़ करते हो, या फिर खुद का वाहन, तो वो क्या एक तरह से टैक्सी है। वहाँ को एक स्थान ए से छोड़कर एक स्थान हमको बी तक पहुँचा रही है। तो ये वही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, स्पेस एक्स और बोइंग कंपनी नासा के अंतरिक्ष टैक्सी प्रदाता हैं, अर्थात किसी देश के सैटेलाइट, अंतरिक्ष यात्रियों या अंतरिक्ष यान इत्यादि को अंतरिक्ष में भेजने के लिए और रॉकेट प्रदान करने वाली कंपनी है ये। क्वेश्चन नंबर 6 है, डेमो मिशन 2 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? देखिए, यह नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का संयुक्त मिशन है। 27 मई 2020 को आज 4 मई हो गई है। डेमो मिशन 2 के तहत अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने हेतु लॉन्च किया जाएगा इसको, और इस मिशन को स्पेस एक्स द्वारा लॉन्च किया जाएगा और इस मिशन में फाल्कन 9 रॉकेट का उपयोग किया जाएगा। देखिए, बिल्कुल अमेरिका के 2 एस्ट्रोनॉट जाने वाले हैं 27 मई 2020 को डेमो मिशन के तहत अंतरिक्ष में। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 1 से 4 महीने वहाँ रहेंगे वो, और इस मिशन को स्पेस एक्स द्वारा लॉन्च किया गया है और इस मिशन को फाल्कन 9 रॉकेट का उपयोग इसमें किया जाएगा। इस रॉकेट में वो क्या है, ऊपर तक जाएंगे, और ये नासा का है, केवल ये नासा का है, यूरोपीय स्पेस एजेंसी इसमें शामिल नहीं है। तो पहला वाला गलत हो जाएगा। ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। तो देखिए, कथन एक असत्य, क्योंकि ये केवल नासा का मिशन है, यूरोपीय स्पेस एजेंसी इसमें शामिल नहीं है। हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री
अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और स्पेस एक्स कंपनी ने कहा है कि कोविड-19 जैसी स्थिति के बावजूद 27 मई 2020 को डेमो 2 मिशन के तहत अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा और इस मिशन में ये लोग फाल्कन 9 रॉकेट का उपयोग करेंगे और इसके माध्यम से अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर विस्तारित प्रवास के लिए भेजा जाएगा, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। अब देखिए, इस मिशन को स्पेस एक्स द्वारा लॉन्च किया जाएगा। यह एलन मस्क स्पेस कंपनी का पहला क्रू लॉन्च है और इस मिशन के तहत 2 एस्ट्रोनॉट, उनके नाम क्या हैं, बहकिन और हर्ले, जिन्हें डेमो मिशन 2 के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचकर 1 से 4 महीने वहां रिसर्च करने वाले हैं वो। अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेजने वाले नासा के इस मिशन को वाणिज्य क्रू कार्यक्रम, मतलब कॉमर्शियल क्रू प्रोग्राम, इसको नाम दिया गया है। अब बात करते हैं कॉमर्शियल क्रू प्रोग्राम क्या है ये। देखिए, वाणिज्य क्रू कार्यक्रम को संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार द्वारा वित्त पोषित किया गया था और इसका प्रशासनिक कार्यान्वयन नासा की देखरेख में हुआ था और इस कार्यक्रम के तहत निजी विक्रेता अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक ले जाने के लिए क्रू वाहनों का संचालन करेंगे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है यूपीएससी सिविल सेवा 2020 के लिए। अब यह प्रश्न कहीं से भी बन सकता है, फाल्कन 9 से भी बन सकता है, स्पेस एक्स के बारे में पूछा जा सकता है, इन 2 यात्रियों के नाम भी पूछे जा सकते हैं। क्या नाम है इनका, बहकन और हर्ले। किधर गया, 2 एस्ट्रोनॉट हैं, बहकन और हर्ले। ये 4 इसमें प्रशिक्षित किए गए थे, लेकिन 4 में से 2 को छांटा गया है, ये 2 जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, डेमो मिशन 1 के संदर्भ में विचार कीजिए। मान लीजिए डेमो 2 की तैयारी हो गई है, क्या पता प्रश्न डेमो 1 से आ जाए। चलिए डेमो 1 के बारे में देख लेते हैं, प्रश्न बना दिया है इस पर। डेमो 1 मिशन के संदर्भ में कौन सा सही है। देखिए, नासा के डेमो 1 मिशन को स्पेस एक्स ने लॉन्च किया था और डेमो 2 भी यही कर रहा है। डेमो 1 अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में लॉन्च की जाने वाली पहली नॉन क्रू मतलब मानव रहित परीक्षण उड़ान थी और वर्तमान में स्पेस एक्स और बोइंग कंपनी नासा के अंतरिक्ष टैक्सी प्रदाता हैं। तो बिल्कुल थर्ड वाला तो अभी बताया है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, तो सारे के सारे सही हैं, याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 8 है, लायंस क्लब इंटरनेशनल के संदर्भ में विचार करना है। देखिए, लायंस क्लब इंटरनेशनल एक अंतर्राष्ट्रीय गैर राजनीतिक सेवा संगठन है। इसकी स्थापना 1917 में मेलविन जोन्स द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के इलिनोइस प्रांत के शिकागो शहर में की गई थी। इसका आदर्श वाक्य क्या है, वी सर्व। बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर तीनों के तीनों स्टेटमेंट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो देखिए, लायंस क्लब इंटरनेशनल एक अंतर्राष्ट्रीय गैर राजनीतिक सेवा संगठन है जिसकी स्थापना हुई थी 1917 में मेलविन जोन्स द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के इलिनोइस प्रांत के शिकागो शहर में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, संयुक्त राज्य अमेरिका के इलिनोइस प्रांत के ओक ब्रुक में। उद्देश्य क्या है इसके, वैश्विक समुदाय के बीच समझ की भावना पैदा करना एवं उसको बढ़ावा देना और अच्छी सरकार एवं अच्छी नागरिकता के सिद्धांतों को बढ़ावा देना, समुदाय के नागरिकों को सांस्कृतिक, सामाजिक एवं नैतिक कल्याण में सक्रिय रुचि लेने के लिए बढ़ावा देना और जनहित के सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए एक मंच प्रदान करना। हालांकि क्लब सदस्यों द्वारा पक्षपातपूर्ण राजनीति एवं सांप्रदायिक मुद्दों पर बहस नहीं की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9, मैट्रिक्स योजना के संदर्भ में विचार करना है आपको। चलिए, मैट्रिक्स योजना के संदर्भ में आपको विचार करना है। 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। मैट्रिक्स योजना की शुरुआत 2017 में की गई थी और इस योजना का उद्देश्य गणितीय विज्ञान में अच्छी साख वाले सक्रिय शोधकर्ताओं को निश्चित अनुदान सहायता प्रदान करना है। 2017 में की गई, 2019 में, 17 में की गई, करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी हो जाएगा उसका उत्तर। तो क्यों पूछा गया ये सवाल, अब तो 2020 चल रही है ना। तो देखिए, मैट्रिक्स योजना भारत सरकार के विज्ञान एवं इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड द्वारा 2017 में इसकी शुरुआत की गई। उद्देश्य क्या है इसका, इस योजना का उद्देश्य गणितीय विज्ञान में अच्छी साख रखने वाले सक्रिय शोधकर्ताओं को निश्चित अनुदान सहायता प्रदान करना है। तो देखिए, क्यों है चर्चा का विषय ये, क्योंकि हाल ही में 30 अप्रैल 2020 को विज्ञान एवं इंजीनियरिंग अनुसंधान
बोर्ड ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए गणितीय मॉडल एवं कॉम्प्यूटेशनल पहलुओं का अध्ययन करने के लिए मैट्रिक्स योजना के तहत 11 प्रोजेक्ट के लिए धन की मंजूरी प्रदान की है। अच्छा, सरकार क्या करती है, अधिकतर जैसे कोई जो उसको लगता है कि हाँ हमको ये चीज़ करनी चाहिए, तो उसके बारे में वो सोचती है कि इससे संबंधित क्या हम कोई योजना चला रहे हैं। फिर सेक्रेटरी, अब मिनिस्टर तो भूल जाते हैं ना, फिर सामने बताएगा जो जो भी सचिव होता है वहाँ पर कि हाँ सर एक चल रही है, कब से चल रही है, 17 से चल रही है। अच्छा, तो इसमें 11 पॉइंट इसको ऐड कर दिए जाते हैं इसमें, क्योंकि वैसे तो बार बार नई योजना बनती रहती है, उससे क्या होता है विद्यार्थियों के लिए दिक्कत है ना, हर दिन कोई ना कोई योजना बन रही है। लेकिन यूपीएससी भी सबको थोड़ी पूछेगी, लेकिन दिक्कत क्या है, हमको पढ़नी तो सभी पढ़ेंगी, तभी तो उनमें से करेक्ट कर पाएंगे, इसलिए पूछे जाते हैं ये सवाल। 10वां प्रश्न है, इम्यूनिटी पासपोर्ट के संदर्भ में विचार करना है आपको। ये समाचारों की सुर्खियों में है अभी। देखिए, इम्यूनिटी पासपोर्ट या फिर रिस्क फ्री सर्टिफिकेट उन लोगों को जारी किया जाएगा जो कोविड-19 से ठीक हो चुके हैं, और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने इसकी सराहना करते हुए बताया है कि राष्ट्रों को इम्यूनिटी पासपोर्ट या रिस्क फ्री सर्टिफिकेट पर अधिक विश्वास करना चाहिए। देखिए, पहला करेक्ट है, इम्यूनिटी पासपोर्ट या रिस्क फ्री सर्टिफिकेट लोगों को जारी किया जाएगा। किन लोगों को? जो कोविड-19 कोरोना वायरस से ठीक हो चुके हैं, तो पहला तो करेक्ट है। लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसकी सराहना नहीं की है, बल्कि इसमें दोष निकाला है, दोष। तो केवल एक यहाँ पर करेक्ट है, दूसरा नहीं। तो देखिए, पहले देख लेते हैं इम्यूनिटी पासपोर्ट, फिर राय देखते हैं WHO की क्या है उस पर। तो इम्यूनिटी पासपोर्ट या फिर रिस्क फ्री सर्टिफिकेट उन लोगों को जारी किया जाएगा जो कोविड-19 से ठीक हो चुके हैं। उन्हें ये इस आधार पर दिया जाएगा कि कोविड-19 से ठीक हो चुके लोगों में एंटीबॉडीज़ पर्याप्त मात्रा में विकसित हो चुकी है और वे पुनः संक्रमित होने से सुरक्षित हैं, इसलिए वे यात्रा करने या काम पर वापस जाने के लिए समर्थ हैं। अब देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन का क्या कहना है इसमें। उसने चेतावनी दी है, इसको सराहना नहीं की है इसकी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि राष्ट्रों को इम्यूनिटी पासपोर्ट या रिस्क फ्री सर्टिफिकेट पर अधिक विश्वास नहीं करना चाहिए, इसलिए गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है कि जिन लोगों में संक्रमण से हुआ है और वो ठीक हो गए तो पुनः उनमें संक्रमण ना हो, मतलब उसके बाद एंटीबॉडीज़ विकसित हो गए हैं तो दोबारा उनमें संक्रमण होगा या नहीं, ये कोई पुख्ता सबूत नहीं है। तो WHO ने जो है इसकी सराहना नहीं की है, बल्कि इस पर विश्वास नहीं किया है, इसको नकारा है, एक तरह से चेतावनी दी है। अब देखिए, इम्यूनिटी पासपोर्ट की आवश्यकता क्यों पड़ी हमको। कोविड-19 के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रही है, हर देश की। लॉकडाउन के कारण आर्थिक गतिविधियां बाधित होने से कई राष्ट्रों की आर्थिक वृद्धि दर नेगेटिव जोन में जाने की संभावना बताई जा रही है। अतः आर्थिक गतिविधियों को पुनः सुचारू रूप से चलाने के लिए विश्व के कई राष्ट्र इम्यूनिटी पासपोर्ट जैसी रणनीतियों पर विचार कर रहे हैं। तो 10 प्रश्न थे, अच्छे से इनका रिवीजन कर लीजिएगा। देखिए, ये सारे के सारे प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट है यूपीएससी सिविल सेवा के लिए भी, यूपीएससी सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा के लिए भी, इसलिए ये जो एक्सप्लेनेशन है ना, इनको अच्छे से पढ़ा कीजिए। मान लीजिए मुख्य परीक्षा में सवाल पूछ ले जाए कि इम्यूनिटी पासपोर्ट पर विवेचना कीजिए, तो यही सब कुछ लिख सकते हो आप जो यहाँ एक्सप्लेनेशन में दे रखा है। इस तरह से पॉइंट बना करके इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी और WHO ने इसके लिए चेतावनी दी है। चलिए।